नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक मेहरा और मैं वीडियोस बनाता हूं जियो पॉलिटिक्स के ऊपर। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आप सब लोगों को जैसे पता ही होगा कि बंगाल में अभी इलेक्शन हुए हैं और इलेक्शन अभी समाप्त हो चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी विक्टोरियस रही है और उसने 294 सीटों में से 207 सीटों में जीत हासिल की है। और जो 15 साल से वहाँ पे शासन कर रही थी ममता बनर्जी, उनकी जो पार्टी थी तृणमूल कांग्रेस, उसको शिकस्त हासिल हुई है और बीजेपी का राज आया है। तो आज हम उसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे कि क्या ये न्यू गवर्नमेंट के लिए चैलेंजेस होने वाले हैं और आने वाले टाइम में हमें क्या क्या नई चीज़ें देखने को मिल सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। तो आप सबको पता होगा कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है, उन्होंने एक बड़ा ही फेमस सॉन्ग दिया था, एकला चलो रे। सो ये जो स्लोगन है ये नई गवर्नमेंट के लिए बहुत ही सही बैठता है। इसका मतलब ये है कि दे नीड टू वॉक द टॉक। मतलब जो भी काम भारतीय जनता पार्टी को करना है वह स्वयं ही करना है और कोई भी उनकी हेल्प करने के लिए नहीं आने वाला। यहाँ तक कि उनकी हेल्प तो छोड़ो, और अड़चने जो पैदा होंगी, जो कि 80 सीटें जो टीएमसी ने निकाली हैं, तृणमूल कांग्रेस ने निकाली है, वो उनके काम को होने नहीं देगी और जगह जगह पे अड़चने बनेगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो इसमें अगर आप बात करें तो जो बंगाल है 1947 से लेके 2026 तक लेफ्टिस्ट पार्टीज के हाथ में रहा है और सारी जो हैं ये कम्युनिस्ट पार्टीज, ठीक है। और इनका जो सबसे बड़ा एजेंडा था वो ये था कि साडा हक इत्थे रख, ठीक है। मतलब जो भी हमारा राइट है उसको यहीं पे रखो। और उसने बंगालियों को प्रोटेस्ट करना सिखाया। और जो बंगालियों में प्रोटेस्ट करने की आदत, काम ना करने की आदत इतनी कूट कूट के उनकी जड़ों में बस चुकी है कि वो सबसे बड़ा रोड़ा होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ पे डेवलपमेंट को लाना और एक नए माइंडसेट को क्रिएट करना कि काम करोगे, मेहनत करोगे तो ही आपको आगे सक्सेस मिलेगी। बल्कि जो बंगालियों का कल्चर है वो एक थोड़ा डिफरेंट है। उनके रूल, उनको अंदर प्रोटेस्ट करना, स्ट्राइक्स करना, यूनियनबाजी करना बहुत ही ज़्यादा घुस चुका है। तो इसके ऊपर जो है हम आगे और चर्चा करते हैं। अब अगर आप बात करें कि जो एक बहुत बड़ा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो कहता है 10,000 करोड़ रुपए लगाने के लिए बंगाल में तैयार हूँ, और वो कहता है कि मैं आप मेरे को बताओ कि मैं ये 10,000 करोड़ रुपए क्यों लगाऊं। वो सिर्फ जो बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं बंगाल की, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर है, विवेकानंद है, रामकृष्णन है, अरबिंदो है, ठीक है, सत्यजीत रे है, इनके नाम क्या होने की वजह से तो नहीं लगा देगा, ठीक है। उसको ऐसा एक कल्चर चाहिए होगा जहाँ पे लोग काम करें और काम करके वो वहाँ पे आगे बढ़ के आए और कंपनी के जो गोल्स हैं उसके हिसाब से कंपनी को आगे लेके जाए। ऐसा नहीं कि बंगालियों में कोई कमी है। इनफैक्ट बंगाली जो है सबसे इंटेलेक्चुअल लोग हैं और बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स, पोइट्स, एक्टर्स, सिंगर्स और कंपोजर्स हैं जो बंगाल ने इस देश को दिए हैं। लेकिन इनमें जो बगावत की भावना है ना वो बहुत ज़्यादा है और इनको अब ये पूरी बगावत की भावना उसको ख़त्म करना होगा। जो इनका ये माइंडसेट है यूनियनबाजी का, इसको ख़त्म करके दुनिया को और अपने प्रांत को के साथ कदम से कदम मिला के अपने प्रांत को आगे लेके जाना। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो है, आप देखो इतने इंटेलेक्चुअल लोग हैं ये, लेकिन तब भी अगर आप देखो इनका कंपैरिजन करो तो जर्मनी के लोग सबसे मोस्ट इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट लोग माने जाते हैं। लेकिन हिटलर जो था, हिटलर ने पूरा फूल किया जर्मनी के लोगों को और उनको इतनी गर्दिश में उतार दिया कि आज के उनको कई साल लगे उस गर्दिश से निकलने के लिए। और उनकी पूरी आलोचना की जाती है जो उन्होंने क्राइम्स किए हैं पूरे दुनिया में। सेम ही बंगालियों के साथ है। और अब क्या है कि जो अभी की करंट सरकार है वो डबल इंजन सरकार तो है ही, जैसे कि सेंटर की भी पूरी उसको सपोर्ट रहेगी स्टेट को, लेकिन
फिर भी वहाँ पे बुलडोज़र वाली जो सोच है वो पैदा करनी पड़ेगी अपने दिमाग में, और जो अंदर ही अंदर से पूरा बंगाल को खा लिया है, जो वहाँ पे जो कल्चर डेवलप हुआ है और जो वहाँ पे बाहुबली का कल्चर है, जो वहाँ पे माफिया है, ठीक है, कार्टेल है, जो ममता बनर्जी ने खड़ा किया है, वो सारा ख़त्म करना पड़ेगा। और अगर आप देखो तो जो हिटलर था वो फिर भी अपने देश से बहुत प्यार करता था, लेकिन जो ममता बनर्जी की राज में, तृणमूल कांग्रेस के राज में हुआ है, वो सिर्फ यही हुआ है कि ममता बनर्जी कैसे ग्रो करे, ठीक है, उसके परिवार को कैसा फ़ायदा हो, वो कहाँ से वो पैसा बना सकते हैं। उसने सिर्फ बंगाल के पूरे जो वहाँ पे हिंदूज के ऊपर एट्रॉसिटीज़ करके सिर्फ अपने जेब भरी है। हाँ, इसका एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि इतनी एट्रॉसिटीज़, इतने ज़्यादा जुल्म हुए हिंदूज़ के ऊपर कि वो सारे एट्रॉसिटीज़ और जुल्म ने हिंदूज़ को यूनाइट कर दिया, और आज भाजपा की सरकार वहाँ पे आ गई। हम बात करते हैं कि भाजपा की सरकार के आगे क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे अपनी सरकार में चलाने में। सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा कि जो बंगला पीपल का माइंडसेट है वो चेंज करना। अभी जो है 75 साल का उनके ऊपर शासन हुआ है और उसने सिर्फ एक ही चीज़ इनको सिखाई है, वो है रिबेलियन, ठीक है, बगावत, और वो चीज़ को ख़त्म करना बहुत ही बड़ा क्वेश्चन रहेगा। दूसरा उनके अंदर ये है, सब चलता है वाला एटीट्यूड्स, तो वो सब चीज़ें उनको अपने दिमाग से उनकी ख़त्म करनी पड़ेगी। उनको ये चीज़ है कि अगर आपको जॉब है तो जॉब सिक्योरिटी मस्ट है, तो वो उनके दिमाग से ये पूरा ख़त्म करना पड़ेगा। उनके अंदर ये चीज़ डालनी पड़ेगी कि भाई जॉब सिक्योरिटी तभी होगी अगर आप काम करोगे, रिजल्ट ओरिएंटेड होगे और ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाओगे, क्योंकि डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी होगी जब वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएंगी, और वो सब रिजल्ट ओरिएंटेड और ऑर्गेनाइजेशनल ड्रिवन कंपनीज होती हैं। और अगर आप बात करो, सेकंड होगा गवर्नेंस एंड स्ट्रक्चरल करेक्शन। अब इसमें देखो, जो अभी शुवेंदु अधिकारी जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनको सेंटर की सपोर्ट भी रहेगी, और जो स्टेट की जो पुलिस है वहाँ से भी पूरी सपोर्ट रहेगी, ताकि वहाँ के जो मेजर इश्यूज हैं, जो वहाँ पे जो जड़ें बिछी हुई हैं तृणमूल कांग्रेस की, जो करप्शन की, वो सारी खत्म कर पाए, और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर दोबारा मेंटेन हो पाए। जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर हो, ताकि जो इन्फिल्ट्रेशन होती है बांग्लादेश की तरफ से वो सारी खत्म हो पाए, वुमेन की सेफ्टी को प्रायोरिटी दी जाए। तो ये सारा गवर्नेंस और स्ट्रक्चरल करेक्शन उसको शुवेंदु अधिकारी जी को करनी पड़ेगी वहाँ पे। फिर उससे इम्पोर्टेंट फिर नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है जो कार्टेल जो बनाया है तृणमूल कांग्रेस ने, ममता बनर्जी ने, छोटे छोटे लोग नीचे नीचे तक जो रम चुका है, सीप चुका है, ठीक है, वहाँ तक भी करप्शन है, और वहाँ पे बाहुबलियों का राज है। वो सारा जो है वो पूरा जो नेटवर्क है करप्शन का, लोकल पुलिस, जो हमारे वहाँ पे MLAs, जो यहाँ पे नीचे काम करने वाले लोग, सब उनको ख़त्म करना पड़ेगा। आप सोचो, ये इंडियन इलेक्शन की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सेंट्रल आर्म फोर्स लगी थी वहाँ पे इस टाइम, 2.5 लाख पर्सनल लगे हैं, 2.4 लाख टू बी एग्जैक्ट। तो वो सबको पता ही होगा ना कि वहाँ पे कितना गंदा बाहुबली वाला कल्चर है, कितना अनसेफ कल्चर है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा उनको काम करना पड़ेगा। सेकेंड, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो शुवेंदु अधिकारी जी को की गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी नेशनल सिक्योरिटी को टॉप पे रखना। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे ममता बनर्जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। अगर आपको पता हो तो वेस्ट बंगाल का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो 22 किलोमीटर्स वाइड है, ठीक है, और वो 22 किलोमीटर्स वाइड सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है। वो अगर कॉरिडोर बंद हो जाए तो नॉर्थ ईस्ट पूरा कट जाता है हम इंडिया से। 7 सिस्टर्स, जिसमें कि पूरी नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय है, मणिपुर है, असम है, तो वो पूरा कट जाता है, और उस पर पूरा चाइना एक बार में ही पूरा हटा सकता है। तो उस चिकन नेक को बहुत ज़्यादा फोर्टिफाई करना पड़ेगा, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पूरा वहाँ पे आर्मर्ड करना पड़ेगा उसको, ताकि कोई भी उसकी तरह आँख उठा के ना दे सके।
इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी कि वेस्ट ऑफ बंगाल में, नॉर्थ ऑफ बंगाल में जो एरिया है वो वहाँ पे यूनियन टेरिटरी बनाए गए, और यूनियन टेरिटरी सीधा सेंटर के कंट्रोल में होती है, ताकि उनको किसी भी स्टेट की परमिशन ना लेनी पड़े अगर वहाँ पे चिकन नेक कॉरिडोर को सेफ करना है, फोर्टिफाई करना है। ऐसे पहले वो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लिए, फिर स्टेट गवर्नमेंट अपने नखरे दिखाए, तो वो सारी चीज़ को पहले सेंटर की गवर्नेंस में लाना पड़ेगा, ताकि इमीडिएटली वहाँ पे आर्म फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हो सके और जो भी नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं उनको काउंटर किया जा सके। तो ये एक बहुत बड़ा काम है जो बीजेपी गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। इससे जो चिकन नेक है वो चिकन नेक सेफ होती है क्या, पूरा चिकन ही सेफ हो जाता है, और जो चाइना है उसको शिकस्त मिलती है, बांग्लादेश को शिकस्त मिलती है, और हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो बढ़ती है। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और जो तृणमूल कांग्रेस है उसने कुछ नहीं किया, उसने मान के चलो जो 450 से 500 किलोमीटर का एरिया है जहाँ पे फेंसिंग होनी है, जो बंगाल का एरिया लगता है बांग्लादेश के साथ, जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है, वो सारा एरिया कभी भी ममता बनर्जी ने फेंसिंग नहीं होने दी। वो क्योंकि वहाँ से जो इलीगल इमिग्रेंट्स आते थे वो वहाँ पे आके बसे और फिर वो उसका वोट बैंक बने। तो वो पूरी इन्फिल्ट्रेशन को ख़त्म करने के लिए वहाँ पे फेंसिंग बननी पड़ेगी, और इन्फिल्ट्रेशन ख़त्म करनी होगी, और जो वहाँ पे इलीगल तौर से इमिग्रेंट्स रह रहे हैं, बांग्लादेशी रह रहे हैं, उनको सबको निकालना पड़ेगा। आप क्या कह सकते हो, आप दुनिया भर के लोग वहाँ पे रह रहे होंगे, पता नहीं कितने जासूस होंगे, क्या है, कहाँ से खबर किस किस को देते होंगे। तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि अगर बांग्लादेश की वहाँ से बॉर्डर्स को करेक्ट हम करते हैं, तो जो इमीडिएट अभी जो इतने बड़े मेजर इश्यूज हुए हैं बांग्लादेश में, अगर आपको पता हो लास्ट जो अभी कुछ महीनों में जब मेजर नरसंहार हुआ है हिंदुओं का, तो वो जो था कंप्लीट डायरेक्ट इन्फ्लुएंस था पाकिस्तान का, और पाकिस्तान वहाँ से पूरा ऑपरेट करता है बांग्लादेश में ऐसे कार्टल्स को जो कि इंडिया को काटने की बात करते हैं। तो उनको पूरा ही ख़त्म किया जाएगा। और इसको करने के लिए आपको अगर पता हो तो वहाँ पे एक नए गवर्नर को अपॉइंट किया गया है जिनका नाम है मिस्टर रवि। वो जो है तमिलनाडु में भी गवर्नर रहे हैं, और उनको इस चीज़ का पूरा एक्सपीरियंस है कि ऐसी स्टेट के साथ कैसे जूझा जाए और कैसे उसको वहाँ पे अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से उस स्टेट को चलाया जाए। तो वो ऑलरेडी पोस्ट कर दिए गए हैं वहाँ पे, और वो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रह चुके हैं। उनके ये सारे काम होंगे वहाँ पे कि ये पूरी वहाँ पे स्थिरता बनाए रखना, इन्फिल्ट्रेशन को ख़त्म करना, चिकन स्नैक को फोर्टिफाई करना, ताकि कोई भी नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट ना रहे। सेकेंड हम बात करते हैं कल्चरल शिफ्ट की, जो कि मेजर चैलेंज रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। उसमें जो सबसे बड़ा की कंट्रीब्यूटर्स है बंगाल की यूनिवर्सिटीज़। अभी तक जो बंगाल की यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ से सिर्फ तो आक्रोश ही निकला है, और अगर आपको मैं सही शब्दों में बयान करूँ तो रिबेलियन, वो सारी सोच ही निकलेंगे। और इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ है उनको यूनिवर्सिटीज़ की तरह ट्रीट कराया जाना चाहिए, ना कि कोई ऐसा भी जो कि पैटर्नेज नेटवर्क बना के रखती है, जैसे ममता बनर्जी की सरकार थी, उससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारें थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे ख़त्म कर हुए हैं। उसमें जो है विश्व भारती है, बेलूर मैथ है, बोस इंस्टीट्यूट है, वो सिविलाइजेशन की जनरेट करने वाली संस्थाएं होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो स्टेटस था सुभाष चंद्र बोस का, विवेकानंद का और अरबिंदो का, जो कि पूरा मिट्टी में मलित हो गया है, ठीक है, इन सभी सरकारों के दौरान, उनको भी उठा के लाना पड़ेगा वापस। सुभाष चंद्र बोस क्या थे, इनको पूरा ख़त्म कर दिया वहाँ की पार्टीज़ ने। इसकी मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताता हूँ। जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई तो कम्युनिस्ट पार्टी जो वहाँ पे थी, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट करके जो थी, और वो लेनिन की पार्टी से इन्फ्लुएंस थी, तो वो जो थी वो रशिया से डिक्टेट्स लेती थी, और वो रशिया जो था तब जर्मनी के साथ था। तो उस टाइम पे बोस की काफ़ी अप्रिसिएशन होती थी, बोस को काफ़ी अच्छा बना गया। फिर क्या हुआ, 1939 to 41 क्या हुआ, जो था वो जो
यूएसएसआर के जो थे वो न्यूट्रल रहा जर्मनी के साथ, और उसने हेल्प करी पोलैंड और फिनलैंड को इन्वेट कर देने की। फिर 41 के बाद क्या हुआ, जर्मनी ने अटैक कर दिया रशिया पे, फिर रशिया ने एलाइज को ज्वाइन कर लिया। अब रशिया और ब्रिटिश एक साइड पे हो गए, ठीक है, तब आपको पता ही कि ब्रिटिश राज था। फिर उस टाइम पे क्या हुआ कि जो बोस थे अभी भी सीपीएम के साथ थे, जापानीज के साथ थे, और वो जापानीज जो थे एलाइज के साथ नहीं थे, वो जापानी के साथ में थे। तो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट ने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा निंदा करी और पूरा उनकी छवि खराब करी सुभाष चंद्र बोस की। तो ये सारी चीज़ों को उभार के वापस लाना पड़ेगा और बोस की पूरी एक आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। उस टाइम पे जो उनकी छवि खराब हुई उसकी वजह से जो उनको फ्रीडम फाइटर का जो वो था वो पूरा वो खा लिया गया उनका स्टेटस, और उनको एक रेवोल्यूशनरी का स्टेटस दिया गया गांधी द्वारा और जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो उन्होंने पूरा जो सुभाष चंद्र बोस की जो स्ट्रगल्स थी उधर की, अगर आप बोलो कि इंडिपेंडेंस में, वो सारा मिट्टी में मिल कर दिया। तो इस सब को ख़त्म करना पड़ेगा वहाँ की गवर्नमेंट को, सुभाष चंद्र बोस को दोबारा इनॉग्रेट करना पड़ेगा और एक नेशनल हीरो, स्टेट हीरो की तरह वहाँ पे पोर्ट्रेट दोबारा करना पड़ेगा। आपको पता होगा कि 8 सितंबर 2022 को 28 फुट का मोनोलिथिक स्टैच्यू सुभाष चंद्र बोस का कर्तव्य पथ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। और आपको ये भी पता होगा कि दुनिया में सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू जो है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, गुजरात में। करीब 182 मीटर्स का स्टैच्यू है, वो 597 फीट का। तो वो उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है इंडिया का, जो आज हम इंडिया देखते हैं उसको एक करने में। सेम वैसे ही सुभाष चंद्र बोस की भी एक बहुत बड़ी प्रतिमा कोलकाता या फिर मेजर सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल में बननी चाहिए, क्योंकि उनका जो योगदान रहा था वो सबसे ज़्यादा था इस देश को आज़ाद कराने में। आगे हम बात करते हैं सनातन धर्म की वापसी। अच्छा, अभी क्या है, जो तृणमूल कांग्रेस भी थी वो मुस्लिम्स को ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टी पहले भी गई है वो भी मुस्लिम को सपोर्ट करती। अब इससे क्या हुआ, वहाँ पे जो हिंदू है वो डरने लगा और उनका बहुत ज़्यादा नरसंहार भी हुआ है बंगाल के अंदर। अब जैसे ही अरविंदो अधिकारी की सरकार, बीजेपी की सरकार वहाँ आती है, तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एजेंडा जो है वो सनातनी एजेंडा है जो कि वहाँ पे लेके आया है। और इस पूरे सैफरन रंग में पूरा देश रंग भी है। जैसे ज्यूज के लिए एक सिंगल जगह है दुनिया में, वो है इजराइल, वो उनका होमलैंड, उनका सेफ प्लेस है। सेम वैसे ही हिंदूज के लिए इंडिया है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे ज्यूज ने सबसे ज़्यादा अपने टाइम पे प्रॉब्लम सही है, सेम वैसे ही हिंदुओं ने पूरी अपनी सेंचुरीज में नरसंहार सहा है मुसलमानों द्वारा। तो ये सेम कॉन्सेप्ट है हमारा, ये सेफ लैंड है और उसको प्रमोट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि हिंदू की जो आगे आने वाली जनरेशन है और जो कल्चर है वो बचा रहे। लास्ट हम बात करते हैं बहुत ही मेजर एक डिस्कशन कि हिंदुओं को कैसे हमारे देश में खुद ही सेकेंड क्लास सिटीजन, सेकेंड नहीं, यहाँ तक कि 8th क्लास सिटीजन बना दिया गया, ठीक है। और इसमें ममता बनर्जी ने तो बंगाल में पूरी ही रद्द कर दी थी। जैसे कि आप सब पता है कि अब बीजेपी जब से पावर में आई है तो हिंदू फिर से थोड़ा जागर हुआ है, और कंट्री में थोड़ा एक हिंदुत्व की तरफ, हमारी फादरलैंड, मूनलैंड, मदरलैंड की तरफ जो है बड़ी है, उसकी एक हमारी कह सकते हैं स्टेटस हिंदूज का बड़ा है। अब क्या हुआ था, जैसे ही ये हमारे महात्मा गांधी के हाथ में सरकार आई और इंडिपेंडेंस आई, तो इन्होंने हमें एक सेकुलरिज्म का चोगा में दबा दिया और बोला कि जो है जी हिंदू जो है वो सेकुलर है और मुस्लिम की तरफ बिल्कुल भी हमें गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। यहाँ तक कि ये तक बोला कि हिंदुओं को मुसलमान की तरफ गलत व्यवहार कोई नहीं करना चाहिए, चाहे मुसलमान उनकी जान भी है। तो ये हमारे यहाँ पे एक पूरा एजेंडा चला है और ये पूरा कल्चर चला है, ठीक है, जो सेकुलरिज्म को पूरा चोगा डलवा दिया गया हमें। आपको पता होगा कि हमारे जो मंदिर है वो हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडाउमेंट्स एक्ट 1959 के अंतर्गत आते हैं। मतलब वहाँ के फाइनेंसेस, वहाँ पे जो भी चल रहा है वो सब कुछ गवर्नमेंट डायरेक्टली उसको देख देख करती है।
बल्कि जो मंदिर है हमारी भावनाओं का घर है, यहाँ तक कि सेल्फ डिफेंस का भी घर है। तो मतलब मंदिर में कुछ भी नहीं आप रख सकते। और अगर आप वहीं पे मुसलमानों की मस्जिद है वो भी बात करो, तो वहाँ पे आपको सब मिलेगा। वहाँ पे लोग वहाँ टेररिस्ट बन रहे हैं, वहाँ पे तलवारें हैं, वो किसी को भी कहा जाके काट दे। और हिंदू क्या है, एक शांति का चौवा डाल के उसको बिठा दिया गया। आप ये सुनो कि जो मस्जिद है उसको 1 रुपये 85 पैसे की बिजली मिलती है पर यूनिट, ठीक है। और अगर मंदिर की बात करो तो उसको मिलती है 7 रुपये 85 पैसे की। मतलब इतना डिफरेंस क्यों भाई? हमने क्या किया? तो ये जो सारे जो सेक्युलरिज्म का चोगा डाल के अभी तक ये कांग्रेस और फिर जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी चले हैं, और जो पॉलिसीज बनी है जिससे सिर्फ हिंदू 2nd क्लास सिटीजन ही नहीं 8th क्लास सिटीजन होता है, हिंदू के लिए तो कुछ भी नहीं है हमारा देश में, वो सब खत्म करना होगा। और इस चीज़ को एक हिंदुत्व को बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक ही घर है और वो है हिंदुस्तान, वो है इंडिया, ठीक है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि जो ममता बनर्जी तो इसमें एक स्टेप और आगे चलेगी। सोचो खुद हिंदू है लेकिन उसने मुसलमान को वोट बैंक बनाया, और वहाँ पे मुसलमान ही भड़कूट रहा था, उन्होंने हिंदुओं पर नरसंहार किया। आप एक सिंपल शब्द नहीं बोल सकते थे वहाँ पे जय श्री राम ने, क्योंकि गर्दन गिर जाएगी। सोचो बंगाल हमारा गढ़ रहा है, ठीक है, हमारे हिंदुत्व का। काली माता की वहाँ पे इतनी बड़ी पूजा होती है, ठीक है। हमारे वहाँ पे अच्छे से वो नवरात्रे नहीं मना सकते जहाँ पे वो पूरा काली की सेलिब्रेशंस करते हैं। तो यार क्या 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 बनाया? ये तो हमारा देश है ना, हम अपने देश में ही 8th क्लास सिटीजन बन के रह गए। सो ये सारे चैलेंजेस रहेंगे बीजेपी के आगे, और अरबिंदो अधिकारी की सरकार के आगे। ये सारे चैलेंजेस, ये सारी रूढ़िवादी सोचों को ख़त्म करना पड़ेगा, तभी जाके बंगाल हमारे देश के हिसाब से चल पाएगा। और जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर हम बंगाल को सही से नहीं चला पाते तो वहाँ से पूरा इन्फिल्ट्रेशन होता है। वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होने की वजह से यहाँ पे गलत वोट बैंक बनता है, यहाँ पे दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, ठीक है। और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता है, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ता है, और वो हमारे 7 सिस्टर्स को कभी भी रख सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पूरे देश में बीजेपी की सरकार आए, ताकि ये देश सही से हमारे सेफ प्लेस की तरह, हमारे सेफ नेशन की तरह चल सके। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।